अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने आज चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठा लिया और आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दिन है। या तो आज के बाद पाकिस्तान की मजलूम अवाम को इंसाफ मिलेगा या फिर आज के बाद पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो मजीद बुरे तरीके से एक्सपोज होगा। जिस वक्त जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने हलफ लिया उस वक्त उनकी जो अहलियां हैं वो भी साथ मौजूद थी। अब इसकी दो इसके बड़े एंगल्स हैं, वो दोनों मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। पहले आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की तारीख में दो ऐसे खानदान हैं कि जिन्होंने बाहर के मुल्क प्रॉपर्टीज बनाई और वो अदालतों के अंदर रसीदें नहीं दे सके कि भाई हमने ये प्रॉपर्टीज किस तरीके से बनाई है। एक तो शरीफ खानदान था जिन्होंने बाहर प्रॉपर्टीज बनाई है और दूसरा पाकिस्तान की अदालतों में से पाकिस्तान के मुअज्जिज जज साहिबान में से जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जो फैमिली है, उनकी जो बीवी है, उनके जो बच्चे हैं, इनके नाम के ऊपर बाहर प्रॉपर्टीज थी। इनके ऊपर रेफरेंस भी फाइल हुआ जब इमरान खान की हुकूमत थी और इमरान खान साहब ने जब हुकूमत छोड़ दी उसके बाद कहा कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी और बाद ये भी कहा कि वो रेफरेंस हमने फाइल नहीं किया था बल्कि हमें जनरल बाजवा ने कहा था कि वो रेफरेंस फाइल करें। देखें, अब ये काम इमरान खान करे या कल को नवाज शरीफ करें, कोई भी कहे, कोई भी ये काम करे कि जी किसी के कहने पर किसी जज के ऊपर आप रेफरेंस फाइल कर दें और बाद में कहीं नहीं जी मेरे हाथ बंधे हुए थे, मुझे नहीं पता था, मैंने रेफरेंस फाइल कर दिया, ये बात गलत है। कोई भी बंदा इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता। हाँ, जहां तक बात रही कि जी आपकी बीवी के नाम पे या आपके बच्चों के नाम के ऊपर जायदाद है और आप ये कह रहे हैं जी मेरा इनसे किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है, अच्छे माशरों के अंदर ऐसा किसी भी सूरत नहीं होता। और दूसरे नंबर पे जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने आज जिस तरीके से अपनी अहलिया को साथ खड़ा किया, अब जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं वो ये सोच रहे हैं कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने आज ये पैगाम दिया कि जो औरत की इज्जत और तकरीम है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा, किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। सो लिहाजा आने वाला दिनों में हो सकता है कि हमें यह देखने को मिले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन वर्कर्स हैं वो जेलों के अंदर बंद है और कई महीनों से वो इस बात का इंतजार कर रही हैं कि हमें जमानतें मिले और हम जमानत लेके अपने घर, अपने बच्चों के पास, अपने अहले खाना के पास जाएं। अब देखना यह है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जो अदालत है ये क्या करती है, क्योंकि जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो थे, जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, और उन्होंने जाते जाते जो खिताब किया ये कहा कि मेरी मिसाल अब डूबते हुए सूरज की तरह है। याद रखिएगा, ये काजी फायज़ ईसा 25 अक्टूबर 2024 को ये भी कह रहे होंगे कि मेरी मिसाल डूबते हुए सूरज की तरह है। एक ना एक दिन हर किसी का जो इक़्तिदार है, हर किसी की जो कुर्सी है उसका इख्तिताम होता है। इक़्तिदार हमेशा नहीं होता, बादशाह सिर्फ अल्लाह की ज़ात की है जो अज़ल से लेकर अब तक रहेगी। लेकिन इन लोगों के फैसले, इन लोगों का काम कि ये पाकिस्तान के लिए क्या करते हैं या दुनिया के किसी भी मुआशरे के अंदर जज क्या करता है, वो लोग फिर उनके जाने के बाद उनको याद करते हैं। जस्टिस उमर अताब बंदयाल जिनके बारे में लोग कह रहे हैं कि उनको पाकिस्तान की तारीख के डरपोक तरीन जज के तौर पर याद रखा जाएगा कि जो अपने फैसले पर इंप्लीमेंट ना करवा सके। अब देखना यह है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो है वो क्या करते हैं। मैं एक दो चीज आपको बता दूं जो जायदादों का मैंने आपको बताया। 2004 में जायदाद खरीदी गई इनके फैमिली की तरफ से 2,36,000 पाउंड की और 2013 में खरीदी गई दो जायदादें, वो थी 5,15,000 पाउंड की और अदालत के अंदर उन्होंने नहीं बताया कि वो कहते जी मेरा ताल्लुक ही नहीं है, मेरी बीवी बच्चों की थी, लिहाजा वो मेरी ज़ेर कफालत नहीं है, लिहाजा मैं अदालत के अंदर किसी किस्म का जवाब नहीं दूंगा। और दूसरा, इन्होंने शरीफ खानदान के ऊपर एक बहुत बड़ी मेहरबानी की हुई है। वो मेहरबानी ये की हुई है कि हदैबिया पेपर मिल का जो केस था, ओपन एंड शट केस, जिसमें इसहाक डार का एतराफी बयान मौजूद है कि किस तरीके से वो मसूफ मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे काजी फैमिली के लिए। और जनाब मोहतरम इन्होंने, ये जो हमारे अभी नए चीफ जस्टिस आए हैं इज्जत माब, इन्होंने ये कह के उस केस को क्लोज कर दिया था कि जी अब तो टाइम ही बहुत ज्यादा हो गया, लिहाजा इसको अब हम प्रोसीड नहीं कर सकते। अब काजी फायज़ ईसा साहब का जो सबसे बड़ा इम्तिहान है वो इम्तिहान ये है कि जाते जाते जो चीफ जस्टिस ने आखिरी दिन उमर अताब बंदयाल ने फैसला दिया, जो नैब अमेंडमेंट्स थे उनको जो उड़ा के रखा उन्होंने, क्या उनको ये रिवर्स करते हैं या नहीं करते। अगर उन अमेंडमेंट्स को ये रिवर्स करेंगे तो आप याद रखिएगा पाकिस्तान की तारीख का सयाद तरीन दिन होगा वो, जिस दिन वो अमेंडमेंट्स जो है वो रिवर्स हो जाएंगी। क्योंकि वो अमेंडमेंट क्या थी कि जी अगर इस मुआशरे के अंदर कोई बंदा 50 करोड़ रुपए से कम की करप्शन करता है तो वो करप्शन नहीं होगी। तो लिहाजा आप सर्टिफिकेट दे देंगे कि भाई 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 20 करोड़
حتیٰ کہ آپ 49 کروڑ کی بھی کرپشن کریں گے آپ کو ملک کے اندر کوئی نہیں پوچھے گا. 100 بندوں سے کم بندوں کے ساتھ آپ فراڈ کریں گے کوئی نہیں پوچھے گا. آپ کے بیوی بچوں کے نام کے اوپر جائیداد ہے کوئی نہیں پوچھے گا. آپ کی کرپشن پکڑی گئی ہے باہر کے ملک سے کوئی ثبوت آ گیا کوئی نہیں پوچھے گا. آپ کی کرپشن پکڑی گئی ہے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کہاں سے بنائے ہیں. نیب والے یہ ثابت کریں گے کہ آپ لوگوں نے کہاں سے بنائے ہیں, اور اگر نیب والے ثابت نہ کر سکے تو پھر ان کو سزا بھی ہوگی. اور اس کے علاوہ ایک خبر یہ ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب جو کہ ہمارے ایکس چیف جسٹس صاحب, وہ جاتے جاتے جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو کام تھے وہ سارے کے سارے 5ویں نمبر پہ جو سینیٹری پہ ہمارے جج صاحب آتے ہیں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ان کے سپرد لگا کر گئے ہیں. آگے آجیں جی, یہ تصویر دیکھیں آپ ماشاءاللہ, 2 ہیرے ہیں تصویر کے اندر, ایک نواز شریف ہے اور ایک راجہ ریاض ہے جنہوں نے 16 مہینے اپوزیشن کی ہے نواز شریف کی حکومت کی. اب وہ لندن گئے ہیں, نواز شریف کے دربار میں حاضری دی ہے اور یہ کہا ہے جی نواز شریف نے اور شہباز شریف نے میرے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے, لہٰذا میں نون لیگ میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور آپ یقین کریں یہ 25 کروڑ عوام کے منہ کے اوپر تماچا ہے. اب جس حلقے سے راجہ ریاض صاحب الیکشن لڑیں گے اس حلقے کی عوام سے جو لوگ ان کو ووٹ دیں گے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان لوگوں کی ذہنیت کس طرح کی ہوگی, کہ وہ کیا سوچتے ہیں کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے ہمارے ملک کے اندر جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے وہ کس طریقے کا ہونا چاہیے. اور شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ راجہ ریاض کی نون لیگ میں شمولیت سے پارٹی کو تقویت ملے گی. ٹھیک ہے جی, بہت تقویت ملے گی ماشاءاللہ. آگے آجے جی, ایک اور خبر ہے, نگران وفاقی وزیر خزانہ شمشاد اختر صاحبہ کہتی ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک نئی اسکیم بنائی گئی ہے, اس کا نام رکھا گیا ہے سونی دھرتی, کہ جو اوورسیز پاکستانی باہر سے پیسے بھیجتے ہیں وہ اس کے اندر پیسے جمع کروائیں گے. اوورسیز کو ہم نے ووٹ کا حق نہیں دینا, وہ بیچارے چیخ رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ کا حق دو, ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستان کی سیاست کے اندر اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم ان کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے, پیسے ان سے لینا چاہتے ہیں, ڈالر ان سے لینا چاہتے ہیں, پاؤنڈ ان سے لینا چاہتے ہیں, درہم ان سے لینا چاہتے ہیں, ریال ان سے لینا چاہتے ہیں, لیکن ہم ووٹ ان سے نہیں لینا چاہتے کیونکہ ہمیں ڈر ہے, ہماری جڑوں کے اندر یہ خوف ہے, پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی جڑوں کے اندر خصوصی طور پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو جڑیں ہیں ان میں یہ خوف ہے کہ اگر اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے دیا تو 99% لوگ ووٹ عمران خان کو دیں گے, کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کو پتا ہے کہ یہ جو 2 خاندان ہیں یہ کرپٹ ترین خاندان ہے پاکستان کے, اور یہ وہ خاندان ہے کہ جنہوں نے پاکستان کو صرف لوٹا ہے, اپنے ان کے اپنے بچوں کی جائیدادیں, محل, بڑے بڑے فلیٹس جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں بھائی, لیکن پاکستان کی غریب عوام پیسی جا رہی ہے اور زمین کے اندر دھنستی جا رہی ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کی عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.